बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें। कहते हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट कैन बी अचीव्ड इफ एमडीएल adopts the policy of placing orders based on economic order quantity। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जितनी भी आप कर रहे हैं ना, क्या है कि आपके पास पेपर ही हैं, और ये कोई बहुत पुराने पास पेपर नहीं है। ये मतलब 2018 से ऑनवर्ड के हैं, रिसेंट पास पेपर ही हैं। तो हमारे पास चैप्टर तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही है, बातें वही चलेंगी ईओक्यू के बारे में, लेकिन क्वेश्चन पूछने के अंदाज बदल जाएंगे। कभी आपसे इससे पहले देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा होता था, कभी आपसे पूछता है कि ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या होगी। अब वो जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही हो, तो हम लोग वो चेक करते थे कि हमारे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरह से अगर हम लोग इस क्वेश्चन में आए तो बिल्कुल एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट के साथ आया, और उसने कहा कि अगर मैं ईओक्यू पर चला जाऊं तो मुझे बताओ कि मेरे पास सेविंग कितनी होगी। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए मुझे उसकी रेलिवेंट कॉस्ट देखनी पड़ेगी ईओक्यू लेवल के ऊपर, और साथ में जो इन्वेंट्री लेवल अब रिसेंटली उसने अडॉप्ट किया हुआ है उसके ऊपर भी उसकी रेलिवेंट कॉस्ट मुझे देखनी होगी। और फिर जाकर देखेंगे कि भाई विच वन इज बेटर और हमें बेनिफिट कितने का हो रहा है। परचेज प्राइस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर परचेज प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा हो, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, तो फिर तो वो आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगी, आपने उसको अकाउंट फॉर भी करना है। लेकिन अगर आप लोगों की परचेज प्राइस में किसी किस्म का कोई चेंज ना हो, चाहे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे रहें, चाहे आप लोग ऑर्डर क्वांटिटी चेंज कर लें, और आपकी परचेज प्राइस सेम सेम है, उसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व, हाँ जी, ये वाला कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 4, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड is a distributor of content which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the year। जब उसने ये बात कही ना, evenly distributed throughout the year, मतलब कि अगर फर्स्ट मंथ में हम लोग 5000 यूनिट यूज करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में भी 5000 हैं, थर्ड मंथ में भी 5000 ही हैं, मतलब हर मंथ में इवन के पर डे के हिसाब से भी इक्वल इक्वल क्वांटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, उस क्वांटिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा, द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 240 टन। अब उसने बात ये देखें, ये बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट लेकर आए, इससे पहले आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी बात नहीं थी। इससे पहले क्या आता था, एनुअल डिमांड इज 240 टन, लेकिन साथ में आज क्या लिखा है, कहते हैं इन द कंट्री। तो क्या मैं पूरी कंट्री के लिए ईओक्यू फाइंड करने के लिए जा रहा हूं? नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी कंपनी को देखूंगा। तो साथ में आपसे क्या कहता है, वेयर एम डी आउट शेयर्स इज 32.5% देयर ऑफ। तो अब जब आप लोगों ने एनुअल डिमांड फाइंड करनी है तो इस टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 32 पॉइंट, तो हमारे पास एनुअल डिमांड आ जाएगी 240,000 मल्टीप्लाइड बाय 32.5%, द वैल्यू इज 78,000। तो एमडीएल्स की इस पॉइंट के मुताबिक जो एनुअल डिमांड बनती है वो बनेगी 78,000। फिर कहता है द एवरेज सेल प्राइस इज रुपीज 22125 पर टन, वेयर एज, अब वैसे हमें सेल प्राइस से कोई गर्ज नहीं होती, हमें गर्ज होती है परचेज प्राइस से, वो भी कभी कभी अगर कैरिंग अमाउंट वगैरह के ऊपर हम लोगों ने कोई देखना हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तब जरूरत पड़ सकती है, वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स की, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। लेकिन यहां पर बात क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर टन, वेयर एज द प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, यहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अगर ये बात यहां तक होती ना, ये वाली प्रॉफिट मार्जिन इज 25%,
तो ऐसी सिचुएशन में मैं सेलिंग प्राइस को 100% और कॉस्ट को 75% लेता, अगर ये बाद वाली बात ना लिखी हुई होती। लेकिन जैसे ही उसने साथ में लिख दिया कि 25% ऑफ कॉस्ट मींस दैट कॉस्ट को 100 और सेल प्राइस 125। गॉट इट। तो अब यहां पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, हमें ये सेलिंग प्राइस गिवन है, हमने इससे कॉस्ट ऑफ एसेट डिटरमिन करनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 1। ये थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? 25% ऑफ कॉस्ट ने जाकर बताया कि कॉस्ट को 100 रखो, 25 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 125% है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट की जब बात आती है ना, इट मींस दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज डिपार्टमेंट नहीं तो ऑर्डर करना होता है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्या कहते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज। देखिए भाई, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिसीजन मेकिंग में नहीं आती, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, कहते हैं वी रुपीज दिस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब उसने टोटल हमें बताया कि टोटल परचेज डिपार्टमेंट की जो वेरिएबल कॉस्ट आई है वो ये आई है। अब अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर तो मैं इसी को ही जाके अज्यूम कर लूंगा। लेकिन साथ में उसने क्या कहा, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 10% of the variable cost or relating to purchase of, और हम लोग किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोग टोटल नहीं लेंगे, हम इस टोटल का 10% लेंगे। और इस टोटल का 10% हमारे पास कितना आ जाएगा, 422400। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा, ये जो कॉस्ट इनकर्ड की थी वो कितने टाइम पीरियड के लिए की थी, 1 साल के लिए। तो ये जो कॉस्ट आई है 422400, ये भी पर एनम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। बात क्लियर। जबकि हमें क्या चाहिए होती है, एन हमें चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां तक की कैलकुलेशन समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं, कहते हैं प्रेजेंटली MDL follows the policy of purchasing at a, अभी जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो 6500 यूनिट्स का करते हैं। हमारी एनुअल डिमांड कितनी है, 78,000। हम लोग ऑर्डर कितने का कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने जाके बनेंगे, 78,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर्ड, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 12। गॉट इट। अब ये थी वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी, विच इज इक्वल टू, आपको मेरी ये बात समझ आ गई है, क्लियर। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने अपनी वर्किंग में जाके लिखनी। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ऑफ एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 177,000 और इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल का 1%, तो कैरिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी बनेगी, 177। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं जो मेरे पास बफर स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक है, वो कितना है, 2000 टन। अब सबसे पहली चीज क्या है, कहते हैं अभी रिसेंटली मैं 6500 यूनिट्स ऑर्डर करता हूं, तो कुछ ना कुछ उसे कॉस्ट वगैरह इनकर करनी पड़ जाती है। फिर कहते हैं मैं शिफ्ट करना जा रहा हूं ईओक्यू के ऊपर, तो क्या उसने ईओक्यू बताया, तो पहला काम ईओक्यू को फाइंड करना। ईओक्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा मेरे पास, ईओक्यू इज इक्वल टू
the square root of 2 multiplied by annual demand, which is equal to 78,000 multiplied by ordering cost, and the ordering cost is 200 divided by holding cost, which is, and the EOQ level is 5570. डन। अब ये न्यू ऑर्डर क्वांटिटी आ गई हमारे पास। अब वो ये कहता है, ये बात तो सच होती है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर आपको कोई बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे तो देखो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट कोई भी नहीं है, मतलब परचेज प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये बात अब सच है कि भाई ईओक्यू के ऊपर आपकी रेलिवेंट कॉस्ट मिनिमम होती है, ये बात सच है। हम लोग इससे पहले कितना ऑर्डर कर रहे थे? 6500 यूनिट्स का, तो मतलब 6500 यूनिट्स पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो सकती है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हो, एवरेज इन्वेंट्री जितनी ज्यादा हो, कैरिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा पड़ जाती है आपको, तो आपको होल्डिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाती है। तो अब यहां पर क्या है कि भाई लाजिम बात है 6500 नंबर ऑफ यूनिट्स पे मेरी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ज्यादा है। मैंने ये नहीं बताना कि इस 5570 पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, 6500 पे टोटल कॉस्ट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे क्या बताओ, सेविंग कितनी हो रही है। सेविंग के लिए दोनों की कॉस्ट फाइंड करना जरूरी है। गॉट इट। अब जब दोनों की कॉस्ट की कैलकुलेशन की तरफ हम लोग जाएंगे तो देखें, क्या परचेज प्राइस को लेकर आऊं इसमें? नहीं लेके आने की जरूरत, क्यों ना लेकर आऊं? अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैं परचेज प्राइस लेकर आऊंगा, तो वहां पर इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो कि ये क्या बात हुई, एग्जांपल नंबर 4 में तो सर ने परचेज प्राइस नहीं ली थी। बेटा इसके ऊपर चाहे मैं 6500 यूनिट परचेज करता हूं पर ऑर्डर, या मैं 5570 पे जाता हूं, मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट जो अभी हमने फाइंड की थी 17700 वही रहेगी। तो जब हम लोग इस डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं ना, हम लोग दोनों यूनिट्स ऑर्डर क्वांटिटीज के ऊपर एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एनुअल डिमांड तो हर हाल में 78,000 ही है। अब 78,000 जैसे ही मैं 17700 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों ऑर्डर क्वांटिटी के लिए परचेज प्राइस सेम सेम नहीं आ जाएगी? तो क्या किसी किस्म का कोई फर्क है? तो जब फर्क नहीं है तो क्या अकाउंट फॉर करूं? तो रहने देते हैं, जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में फर्क है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में फर्क है। अब उसको जाके कैलकुलेट करते हैं। क्या आपने मेरा पॉइंट पिक किया? अब देखें हम क्या करेंगे यहां पर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी इजी है, सारी इजी हैं। यहां पर देखें क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ईओक्यू विच इज 70। दूसरी क्वांटिटी क्या है, 6500। अब मुझे किन चीजों की जरूरत है? अब सबसे पहले किसी एक कॉस्ट के बारे में सोचना है। सपोज किसकी कैलकुलेशन पहले करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा ये आप पर एनम देखनी है, मतलब इन टोटल। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इन टोटल पर एनम हमारे पास कैसे आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑलराइट। अब पहले तो ये देखो ना कि भैया आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बन रहे हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? अब ये देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये बात आप समझ जाओगे, क्लियर ना हो जाएगा गुजारा। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, एनुअल डिमांड। अब देखिए भाई एनुअल डिमांड दोनों सिचुएशन में हमारी कितनी है, यहां पर। अब क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 78,000 डिवाइडेड बाय 5570, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और यहां पर 12। बुक में से देख के नहीं बताना, कैलकुलेट करके बताना है। ओके, मतलब उसके सॉल्यूशन को छोड़ दो, ये नहीं कि वहां से, ये शाबाश। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये कैसे आएगी आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर
ऑर्डर विच इज इक्वल टू 35200। क्लियर? तो करो 14 मल्टीप्लाइड बाय 35200 492800। जी नेक्स्ट वन इज 4224। अच्छा अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो भाई क्वांटिटी ऑर्डर के कम होने पर, मतलब जैसे आप ये क्यू पर आएंगे, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा अब आगे चलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम हमें पता चल गई। अब चाहिए हमें कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? पहले ये सोचा करो कि भाई इनके फार्मूलाज क्या हैं। कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है अब ये तो हमें पता है। बात आती है एवरेज इन्वेंट्री की। अब एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कैसे आएगी? एवरेज स्टॉक, ए स्टैंड फॉर एवरेज स्टॉक। और ये कैसे आएगा? इसके लिए फार्मूला था ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू ना बोला करो, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर लेवल हमारे पास मौजूद हों, क्वांटिटीज वगैरह, तो उसके लिए एवरेज चेंज होती जाए। तो हम लोग कहते हैं ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो। और अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। बात क्लियर? तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना है? 2000 का। अब देखो ऑर्डर क्वांटिटी की एवरेज किस तरह से आएगी? ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 5 का हाफ प्लस 2000, तो वैल्यू आएगी 4785। सेम केस विथ देयर 8500 divided by 2 plus 2000, then the average inventory is 5250। अब हमारे पास है ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सीसी, या होल्डिंग कॉस्ट। अब एनुअल कैसे आएगी? 4785 मल्टीप्लाइड बाय 177, तो वैल्यू आएगी 846,945। और 5250 मल्टीप्लाइड बाय 177 9 929250। ऑल राइट। अच्छा अब ये दोनों कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है? टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। और वो कैसे आएगी ये देखें। इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब अपने अपने कॉलम के लिए, और यहां से इनको, हाँ जी, इन दोनों को ऐड करें। जी 1339745, और यहां पर 1351650। बात क्लियर हो गई? अच्छा अब ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है। अब गौर करें तो क्या ईओ क्यू लेवल पर कॉस्ट कम नहीं है? अच्छा कितनी कम है? यही तो हमारी सेविंग थी। दोनों का डिफरेंस 1351650 में से लेस कर दो ये वाली कॉस्ट, तो वैल्यू 90। ये है हमारा सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4। एनी डाउट? ऑल क्लियर? क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया था? तो दूसरा, अब तो सेविंग का कैसे पता चलेगा? है जब मतलब एक साइड ये ईओक्यू लेवल पे किया था, ईओक्यू बिल्कुल यही वैल्यू आ रही थी। क्या कौन सी कॉस्ट? ये 177 की जगह पे क्यों गलत क्यों की थी? डिवाइड किया और 75 से मल्टीप्लाई किया। चलें
अच्छा, अब ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें ना अपने सोल्यूशन में, तो उसका और हमारा सोल्यूशन मैच नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है, ये वाला सोल्यूशन मैच कर रहा है, लेकिन यहां पर मिसमैच हो गया है। ये देखें, मेरी और उसकी कॉस्ट में फर्क है, टोटल कॉस्ट में। और ये फर्क क्यों आया? ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक। क्यों? क्योंकि उसने एवरेज फाइंड करने के लिए ना Q/2 कर दिया, जबकि बेसिकली एवरेज कैसे आनी थी हमारे पास? Q/2 प्लस बफर स्टॉक। ओके, अब उसने इग्नोर क्यों किया? क्योंकि भाई पहली सिचुएशन में भी 2000 यूनिट ही रखना है, अगली सिचुएशन में भी 2000 रखना है। हर यूनिट की वैल्यू कैरिंग कॉस्ट 177 है, तो चाहे इधर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 177, उधर भी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 177, क्या कोई फर्क आएगा? उसने इसलिए अकाउंट फॉर नहीं। ओके, आपने अपने रूल के मुताबिक चलना है। आपने हमेशा, आपने इस तरह से नहीं चलना भाई, ये कुछ भी कर सकता है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कभी लो कभी ना लो, इस तरह की डिफरेंट अजम्पशन। आपने अपने आप को नहीं कंफ्यूज करना। आपकी नजर में एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है? Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अगर है तो ऐड कर दो, नहीं है तो रहने दो। क्लियर? तो मतलब यहां पर किसी क्वेश्चन में वो ऐड करेगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं कर रहा होगा, तो मतलब अजीब सी खिचड़ी बना रहा है। आपकी नजर में एक ही रूल, एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए सेफ्टी स्टॉक ऐड हो। क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ जी, कितने बच्चों से नहीं हुई एग्जाम्पल नंबर 5? आंसर नहीं आया, वैसे मतलब ट्राई की थी। चलें, गुड। अभी देखते हैं भाई इसमें क्या हमें इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत मजे के क्वेश्चंस हैं, कमाल के क्वेश्चन है, एक से बढ़ के अगला क्वेश्चन है। मतलब आप लोग यहाँ पे गौर करो ना, तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 की, 5 में उससे कई नई चीजें हमें मिलने को आ जाती हैं। मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हर बार आपको कोई नई चीज फेस करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। उसी के लिए हम लोग ये इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट्स लिए थे, तो वो तो 2 दिन में कंप्लीट हो गए थे, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए हमें अच्छे खासे दिन हो गए हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है हम लोगों ने। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स में तो फिर सिंपल फार्मूला कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता था हमारे लिए। वहां पर तो ऐसा लग रहा था जैसे चैप्टर 2 भी खत्म हो गया हमारा। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल नंबर 5, तो क्या फाइंड करके देना है? EOQ। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहते हैं डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सेविंग्स इफ एनी which can be achieved by it by adopting the stock management system based on। आपको लगता है कि अगर ऑप्शन ए ना पूछता तो आप उसका आंसर ना करते? फिर भी करते हैं। मतलब अब अलग से पूछ रहे हैं तो क्या मतलब कि भाई मैं आपको मार्क्स भी इसके अलग से दूं? इससे पहले शायद वो ना दो। मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 में जब उसने ये बात कही थी, EOQ तो हमने उधर भी फाइंड किया था, लेकिन हो सकता है उसके इतने मार्क्स ना दे, लेकिन यहाँ पर अलग से इसके 2 से 3 नंबर भी दे के जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है हमसे। तो हमारी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। इससे पहले EOQ एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारी वर्किंग का पार्ट बन सकता था, क्योंकि पूछा हुआ नहीं था, सिर्फ टेबल हमारा सोल्यूशन बनना था। लेकिन जहां पर EOQ के लिए हम अलग से वर्किंग करेंगे, अलग से उसे बताएंगे कि EOQ इस तरह से आ रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए भाई, EOQ फाइंड करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? सिर्फ 3। कौन सी? एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम पर ऑर्डर, ओके, एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत है, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑलराइट, अब इसके लिए देखेंगे पूरे क्वेश्चन में कि ये 3 चीजें हमें कहां से मिलेंगी। जब ये मिल गई तो समझो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन के लिए घुमा रहा होता है। अब क्या कहते हैं यहां पर? कहते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, अरोमा हर्ब्स डील्स इन अ हर्बल टी, द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। क्या मतलब? कहते हैं मैं सिर्फ साल में 2 मरतबा मंगवाता हूं।
मतलब मैं साल में सिर्फ 2 ऑर्डर करता हूँ। अब ये वो चीज थी जिसको बच्चे पढ़ते हुए बस स्किप कर जाते हैं कि शायद बस एम लिखा हुआ है, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। यहाँ बेसिकली उसने यहीं पे ही उसको आपको बता दिया था कि वो कितनी क्वांटिटी मंगवाता है, कैसे मंगवाता है। तो जब उसने क्या किया कि भाई ये मैं इंपोर्ट करता हूं और 6 मंथली बेसिस पे करता हूं, मतलब मैं 6 माह का स्टॉक एक साथ मंगवा लेता हूं, तो साल में सिर्फ 2 ऑर्डर करता हूं। ओके हो गई बात। अच्छा फिर देखते हैं, कहते हैं द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू अडॉप्ट अ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ मॉडल। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। क्या कहते हैं, जो हमारी एनुअल सेल्स होती है ना, जो एस्टिमेटेड है वो 60,000 किलोग्राम एट ₹1260 पर किलोग्राम। तो ये 1260 क्या है? सेलिंग प्राइस। ओके, एनुअल डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड कितनी है? 60,000। कहते हैं सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5,000। हर महीने की डिमांड 5,000 है। गॉट इट? तो 6 माह बाद कितनी इन्वेंट्री मंगवाता होगा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं एक साल में? 2। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2, प्रेजेंटली वो 30,000 किलोग्राम टी इंपोर्ट करता है एक ऑर्डर पर। ओके ओके, ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट था, क्योंकि वैसे बच्चे कहते हैं हमें तो कहीं से पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। जब हमें ये नहीं पता चला वो क्या कर रहा है, तो मैं सेविंग कहां से फाइंड करके दूं? हाँ, ये हो सकता है मैं EOQ फाइंड कर दूं, क्योंकि मुझे एनुअल डिमांड का पता चल गया है कि एनुअल डिमांड 60,000 यूनिट्स है। ओके हो गई बात? बात क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, कहते हैं C&F वैल्यू। क्या मतलब C&F? जी, कैरिज एंड फ्रेट चार्जेस, इस तरह से। तो मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। कितनी? कहते हैं C&F वैल्यू ऑफ द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज ₹900। आफ्टर 10% डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना दे तो फिर कितने की है? तो ये अगर डिस्काउंट ना दे तो फिर कितने की है? 1000 की। आफ्टर 10% डिस्काउंट, तो ये 90% वैल्यू है 900। तो डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब वैसे 1000 रुपीज उसकी कॉस्ट है, जिस पर 10% डिस्काउंट, 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला। तो अब वो कॉस्ट हमें पड़ रही है 1000। अब ये 900 पड़ रही है, वैसे बेसिकली कॉस्ट 1000 है। अब क्लियर हो गई बात? अच्छा फिर देखें, कहता है कस्टम ड्यूटी, ये वो कॉस्ट एंड फ्रीट चार्जेस वगैरह आपके पास आ गए थे। अब देखो हम लोग उसको फिर सेल कितने में कर रहे हैं? 1260 में। हमें कितने में मिला? 900 में। लेकिन साथ में क्या कहता है? कहते हैं कस्टम ड्यूटी एंड सेल टैक्स। अब इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी तो हमेशा ही आपके पास नॉन रिफंडेबल है, लेकिन सेल टैक्स आपका रिफंडेबल होता है। और जब रिफंडेबल है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। तो कहते हैं कस्टम ड्यूटी जो हम लोगों ने पे की वो है 20%, और जो हम लोगों ने सेल टैक्स पे किया वो सेल टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेट इज इन द सेम मंथ। तो इसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो आपने 900 पर 20% कस्टम ड्यूटी पे की होगी, तो वो आपके पास बन गई 180। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 1080। ओके, यहां तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई डाउट? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, कहते हैं यूज ऑफ EOQ मॉडल would reduce the quantity per order, would reduce the quantity per order। अभी हम लोग कितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर? हमारी क्वांटिटी कितनी है अभी? 30,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 2। अभी हमारे पास कितनी क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं? 30,000।
कहते हैं जब ईओक्यू मॉडल पे जाएंगे ना तो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ईओक्यू 30,000 से कम आने वाला है। तो जब ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अच्छा फिर देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, कहते हैं एज अ रिजल्ट, अब इसका हमें क्या, इसके असरात क्या नजर आए हमें। कहते हैं इस सिचुएशन में जैसे ही ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो जो आपको बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा था 10% का, वो अब 10% का नहीं मिलेगा, अब वो जाकर आपको मिलेगा 8% का। मतलब वो जो चीज अब आपको पहले आपको 900 में मिल रही थी वो अब 900 में नहीं मिलेगी, वो आपको कितने की जाके मिलेगी। तो आपने इसको ये देखें 920 की, कैसे आपने क्या करना था ये देखें 900, अब ये 900 कितने परसेंट वैल्यू है, 90%, तो डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर आप 100 करें तो आप तो टोटल कॉस्ट पे चले जाएंगे 1000, फिर उस 1000 पे 8% का डिस्काउंट लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय 92% करें तो आ जाएंगे तो क्यों ना डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाइड बाय 92 कर दें 920। बात क्लियर, क्या कह रहे हैं कि भाई जब मैं अपनी मेथड के मुताबिक चलता था प्रेजेंटली 30,000 ऑर्डर क्वांटिटी करता था तो मुझे एक यूनिट पड़ता है 900 रुपए का आफ्टर 10% डिस्काउंट। ओके, लेकिन जैसे ही मैं ईओक्यू पे जाऊंगा तो ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, तब वो जो डिस्काउंट है मुझे वो 10% का नहीं मिलेगा, तब तब मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा 8% का। क्लियर, और कस्टम ड्यूटी वो 20% वो आपकी परचेज प्राइस के ऊपर ही रहेगी। पहले जो 20% पे करते थे वो पे करते थे 900 का 20%, अब जो पे करोगे वो 920 का 20% पे करोगे, वो वैसे ही ऐड हो जाएगी। बात क्लियर। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक इज, अब इससे क्या मुराद है, कहते हैं जितनी वैल्यू आप इन्वेंट्री को परचेज करने में लगा रहे हो, अगर आप इससे इन्वेंट्री ना परचेज करते तो आपको पर मंथ 1% का बेनिफिट होना था, क्योंकि अब मैं इन्वेंट्री परचेज करने जा रहा हूं तो क्या वो मुझे 1% पर मंथ का बेनिफिट होगा, नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ऑलराइट, तो अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि भाई मैं कितनी वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1% नहीं करना, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1% पर मंथ है, जबकि आपको ये रेट पर एनम चाहिए। तो अगर 1% पर मंथ है तो पूरे साल का कितना होगा 12% मल्टीप्लाइड बाय 12। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन्वेस्ट कितनी वैल्यू कर रहे हैं। अभी उसमें हमारे पास कॉस्ट एंड फ्री चार्जेस टोटल आगे, साथ में कस्टम ड्यूटी भी आनी है, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, उसका जाकर हम लोग 12% फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम लोगों ने हमने पढ़ा था अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि अगर हम लोगों ने इन्वेंट्री परचेज कर ली, सपोज अभी मैं वैसे ही एक वैल्यू आपको बता दूं कि 1000 रुपीज, 1000 रुपीज अगर मैं जाकर बैंक में रखता ना तो मुझे उसके ऊपर जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे वो 1% पर मंथ, 1% पर मंथ, मतलब आप ऐसा समझ लो जैसे 12% पर एनम, तो मुझे एक साल का 120 रुपीज का बेनिफिट मिल जाता। ये बात जहां तक समझ आई है। अब क्योंकि मैंने इस 1000 से अपनी इन्वेंट्री परचेज कर ली है तो क्या बैंक वाले मुझे 120% का बेनिफिट देंगे, तो वो 120% का बेनिफिट फॉरगॉन हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री परचेज कर ली, तो वो कहते हैं उसको भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनाओ, तो वो हम लोग जाके फाइंड करते हैं कि ये टोटल कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, वो हमारी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाए। ओके, ओके, अच्छा फिर देखो नेक्स्ट, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 320 पर
किलोग्राम पर यूनिट, मतलब इसका आसान है कि ऑर्डरिंग तो ये जो हमारे पास है स्टोरेज कॉस्ट मींस होल्डिंग कॉस्ट उसने एज इट इज दे दी कि भाई थक गए होगे इतनी वर्किंग करते करते, चलो ये तो डायरेक्ट उठा लो ना तुम। ओके, नेक्स्ट वन इज, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज, अब ये बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट आने लगी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, जो वो कहते हैं ना आपके पास कि भाई परचेज डिपार्टमेंट की क्या कॉस्ट है, तो ये वो बात करने लगे। कहते हैं 90,000 है आपके पास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेजेस ऑर्डर वुड रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय, कहते हैं अभी जो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है ना वो 90,000 रुपीज की है रिसेंटली, लेकिन जैसे ही आप लोग अपने परचेज ऑर्डर्स को इंक्रीज करोगे, तो लानी बात है जब मैं ईओक्यू पर आऊंगा तो उसने पहले ही बता दिया कि आपका ईओक्यू मेरे करंट लेवल से कम है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे। कहते हैं अगर ये इंक्रीज हो गए तो फिर आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 90% का, सॉरी 90,000 का 90%, 81,000 हो जाएगी। फिर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बन जाएगी, 10% ऑफ 90,000 इज इक्वल टू 9,000, इतने से रिड्यूस हो जाएगी। तो जब इतने से रिड्यूस होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, जो कि 90,000 का 90% है। गॉट इट, क्लियर। कहते हैं मेंटेन्स अ बफर स्टॉक इक्वल टू 15 डेज सेल्स। क्या उसने हमें बताया कि हम लोगों ने एक साल में कितने नंबर ऑफ डेज रखने हैं, नहीं। तो 15 डेज सेल्स मतलब कि हाफ मंथ। एनुअल डिमांड उसने हमें कितनी बताई थी, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये एक महीने के लिए आ जाएंगी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 15 डेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मंथ, तो हमारा बफर स्टॉक कितने का आ जाएगा, ओके। अच्छा डेज में जाना चाहो तो 360 डेज लिया करो, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 15, तब भी 2500, तो ये आपके पास बफर स्टॉक आ जाए। क्वेश्चन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा अब हम लोगों ने जाके सबसे पहला काम क्या करना है, ईओक्यू फाइंड करने का फार्मूला, टू मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड विच इज इक्वल टू, एक ही बात है, जितनी से, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, इस वजह से हम लोग जितना सामान लेते हैं उतना सेल कर। अच्छा 2 इंटू 60,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज इक्वल टू 81,000। ये बात यहां तक समझ आ गई। अच्छा डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट, अच्छा होल्डिंग कॉस्ट में एक तो आ गई आपके पास ये, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोग कितनी लेकर आएंगे, अब देखें एक यूनिट कितने में जा रहा है, 920 का मिलेगा, ईओक्यू पर एक यूनिट हमें 920 का मिलेगा 8% डिस्काउंट के साथ, तो उस पे इन्वेस्टमेंट भी तो 920 की करूंगा ना, प्लस इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज भी दूंगा, कितने परसेंट, 20%, तो ये वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो एक यूनिट मुझे कितने का पड़ेगा, 110, एक यूनिट मुझे इतने का पड़ेगा। नहीं समझ आई, उसके सोल्यूशन को ना देखो, एंड वैल्यू देखना कि क्या ठीक है या गलत है। मैंने कई मतलब आपसे कहा है उसका सोल्यूशन ना देखा, एंड वैल्यू हम लोग देखेंगे कि मैच कर रही है या नहीं, नहीं कर रही तो फिर रीजन भी ढूंढ लेंगे हम लोग। अदरवाइज अपनी कैलकुलेशन को आप स्ट्रॉन्ग रखो और उसके मुताबिक, वरना कंफ्यूज होते रहोगे।
अब ये देखो कि आप 900 के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि 900 पर उसने कहा था कि अगर 30,000 का ऑर्डर करोगे तो 900 का यूनिट मिलेगा, लेकिन हम लोग जा रहे हैं ईओक्यू के ऊपर। तो क्या ईओक्यू के ऊपर 900 का यूनिट मिल रहा है आपको? नहीं। तो फिर आप एक यूनिट के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे? 920 रुपीज तो आप पे करोगे अपने सप्लायर को, गॉट इट? प्लस इस 920 का 20% आपने कस्टम ड्यूटी देनी है, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कर दो, तो बेसिकली वो कस्टम ड्यूटी मैंने उसमें ऐड कर। अदरवाइज आप यूं भी कर सकते हो कि 920 प्लस 20% ऑफ 920, तब भी आपके पास वैल्यू 1104 आ जाएगी। यहां तक की बात क्लियर? अब ये आपने अपनी इन्वेंट्री के ऊपर यूज कर लिया पैसा। अगर यूज ना करते तो आपको बेनिफिट कितना हो रहा था? 1% पर मंथ। तो पर एनम कितना बेनिफिट है? मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू इज 1.48, दिस वन प्लस 320, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 452.48। हाँ जी, इज इक्वल टू 4635। बस ये जी, ओके, ये था ईओक्यू। कोई मसला? अब कैलकुलेशन में कोई इशू? तो आप लोगों ने ना अपनी बेसिक कैलकुलेशन के मुताबिक चलना है। आपने बुक वाले को सिर्फ इतना फॉलो करना है कि आपका ये आंसर आया ना, आप जाके चेक कर लो कि क्या भाई आपका आंसर यही है। बस जैसे ही देखा दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने कैलकुलेशन कैसे। हाँ, इशू आ जाता तो फिर हम लोग देखते कि भाई इशू कहाँ पर आया है, कहाँ पर मिसमैच हो रही हैं चीजें, फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अदरवाइज अब मेरा निहाल के ऊपर आपको कोई चीज देखने की जरूरत है? क्लियर? आपका ईओ क्यू फाइंड करने के लिए फोकस बस इन तीन चीजों पे होना चाहिए कि आपके एनुअल डिमांड क्या है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, और आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ, कोई ऐसी चीज जो कैलकुलेशन में समझ ना आई हो? सबको क्लियर? सबको क्लियर? अच्छा, अगला उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? सेविंग। अब सेविंग कौन से लेवल पर हमने बतानी है? अब देखो, बात सुनो। एनुअल डिमांड में क्या किसी किस्म का कोई फर्क आएगा? चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करूं पर ऑर्डर, क्या एनुअल डिमांड में कोई फर्क आएगा? 60,000 इसके लिए, दूसरे के लिए भी। फिर मैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं, ईओक्यू पे चला जाऊंगा, या उसकी प्रेजेंट कंडीशन। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी? उसने कहा था कि साल में 2 मरतबा ऑर्डर करता हूं, और एनुअल डिमांड है 30,000 की, और ये बनली है। तो भाई एक ऑर्डर कितने का मंगवाता होगा वो? 30,000 का। गॉट इट? यहां से अब फाइंड करनी है आप लोगों ने नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये तो आ गए 2 ऑर्डर्स पर एनम। यहां से उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 4635, 13, ये टोटल ऑर्डर। तो उसकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बनेगी? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा गौर करो भाई। 30,000 अगर आप मंगवाते हो तो आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 90,000 रुपीज पर ऑर्डर है। अब यहां पे तो गौर करना है आपने, वैल्यूज में चेंज था, लेकिन वो वैल्यूज में चेंज रिसेंट कंडीशन पे रहो तो कुछ और है, लेकिन अगर आप लोग ईओक्यू पे आते हो तो वैल्यू कुछ और हो जाती है। तो उसने क्या कहा था कि अगर आप 30,000 पे रहे तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, वो 90,000 है। तो फिर 2 ऑर्डर्स के लिए कितनी होगी?
अब बच्चा यहाँ पे बताए क्या करता है कि उसे पता है ना 81,000, अगर उसे पता चल गया है तो 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्वेश्चन गलत हो गए हैं भाई। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ और थी, ईओक्यू के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ और रहा। तो इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए उसने कहा था जब नंबर ऑफ, अब उसके क्वेश्चन को गौर से देखो, तो उसने कहा कि जब नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज कर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अब 90,000 नहीं है, अब 10% रिड्यूस हो चुकी है। तो अब कितनी हो गई थी? 81,000। 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 करो जरा, 1053। तो इतना डिफरेंस बढ़ रहा है। हाँ जी, क्लियर? कोई इशू? मुश्किल है चीज? इजी है? चल गुड, शाबाश। अब एक चीज का पता चल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं परचेज प्राइस को शामिल करूं? क्यों? शाबाश, आज परचेज प्राइस आएगी इस क्वेश्चन में, अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, पहले कैरिंग कॉस्ट देख लेते हैं, फिर परचेज प्राइस को भी देख लेंगे। ओके, क्योंकि डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट में चेंज है ना, कि अगर हम 30,000 यूनिट पे जाते हैं तो 10% का डिस्काउंट है, वो यूनिट मुझे 900 रुपए का मिल रहा है। लेकिन जब मैं ईओक्यू पे आता हूं तो वही यूनिट 920 का मुझे मिल रहा है, कस्टम ड्यूटी भी चेंज हो रही है, तो डिफरेंस आएगा ना। ओके हो गई बात? अच्छा अब देखिए यहां पर, अब हम लोग चलते हैं कैरिंग कॉस्ट। अच्छा कैरिंग कॉस्ट के बारे में हमने क्या कहा, कैसे फाइंड होती है? एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी आप लोगों के पास? एवरेज स्टॉक क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक विच इज इक्वल टू 2500। तो कितनी आ गई एवरेज इन्वेंट्री जी? और इधर 15,000 प्लस 2500 इज इक्वल टू 17,500। ओके, ओके। अच्छा अब एवरेज इन्वेंट्री आ गई तो कैरिंग कॉस्ट की तरफ चलते हैं। कैरिंग कॉस्ट के लिए हमें क्या कहा गया था? होल्डिंग कॉस्ट जो हमारे पास है, क्या कहते हैं भाई? होल्डिंग कॉस्ट 320 पर किलोग्राम तो है, 320 पर किलोग्राम, ये तो मस्त है, ये तो आएगी। लेकिन साथ में उसने क्या कहा था? इसके साथ आप लोगों ने 1%, मतलब 12% पर एनम आप लोगों ने फाइनेंसिंग कॉस्ट भी लेकर आनी है। अब दोनों के लिए फाइनेंसिंग कॉस्ट डिफरेंट है, मतलब मैं इन 4818 एंड 17500 को मल्टीप्लाइड बाय ये जो मेरे पास टोटल बना था 452.48 नहीं कर सकता। क्या मेरा पॉइंट पिक किया आप लोगों ने? नहीं पिक किया? 320 तो हर यूनिट के लिए मस्ट है ना, ये तो आएगा ही। लेकिन बच्चे क्या इस 60,000, इस 30,000 पे और इस 4635 पे क्या मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट सेम है? नहीं, एक यूनिट 900 का मिल रहा है, दूसरे पे यूनिट 920 का मिल रहा है, तो क्या फाइनेंसिंग कॉस्ट भी डिफरेंट नहीं आएगी? तो ये जो मैंने फाइंड की हुई थी फाइनेंसिंग कॉस्ट 132.48, ये ईओक्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन ये 30,000 यूनिट के लिए ठीक नहीं है। अब ईओक्यू लेवल पर तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल ये ऊपर वाली सही है, 452.48। ये मल्टीप्लाई करें जरा, 4818 एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 452.48 होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। जी वैल्यू बताएं। 218,409। ये बात समझ आई है आप लोगों को? अच्छा समझ आ गई है। अच्छा अब मुझे बताओ 30,000 के लिए, अब 30,000 पर आपको एक यूनिट कितने का पड़ा? 900। ये वो अमाउंट है जो सप्लायर को दी, प्लस 20% ऑफ 900, 1080।
अब आपको एक यूनिट पड़ रहा है 1080 का। इस पर फाइनेंसिंग कॉस्ट 12%, which is equal to 1% multiplied by 12 or 12% in total, which is equal to 130. 130 plus 320, 450. तो अब आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 450। 450 मल्टीप्लाइड बाय 17500, 7875। जी नजर नहीं आ रहा बच्चे? जब हम लोग 30,000 यूनिट अब इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे, 30,000 यूनिट के बारे में। जब 30,000 यूनिट हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें एक यूनिट 900 रुपए का पड़ रहा है। अब 900 रुपए के ऊपर 20% में जाके पे कर रहा हूं कस्टम ड्यूटी, तो इस 900 में ऐड कर दिया कस्टम ड्यूटी। एक यूनिट कितने का पड़ा? 1080 का। अब 1080 का मैंने एक यूनिट परचेज कर लिया। अगर परचेज ना करता तो इसका 12% मुझे बेनिफिट मिल जाता, जो कि मुझे नहीं मिला। तो अगर बेनिफिट मिलता तो कितना मिलता? 130। तो ये इसकी होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाए। पहले होल्डिंग कॉस्ट आ रही थी ये 0.5 के मुताबिक 320। 320 वो 130 ये, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हाँ जी, ओके, क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर परचेज प्राइस में किसी किस्म के डिस्काउंट्स का रद्दोबदल ना होता तो मैंने सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके बता देना था भाई कितनी सेविंग हुई। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करें तो भाई दोनों सिचुएशन में मेरी परचेज प्राइस डिफरेंट है, मुझे डिस्काउंट्स फेस करने पड़ रही हैं, तो मैंने उसके मुताबिक चलना है। अब आप लोग देखो कि डिस्काउंट ईओक्यू पे मिल रहा है या डिस्काउंट 30,000 पे मिल रहा है? 30 वैसे तो दोनों पे मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करें तो ईओक्यू पे 8% का है और यहाँ 30,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर 10% का डिस्काउंट है। मतलब 8% तो हर हाल में ही पे कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। 8% तो मैं हर हाल में ही पे कर रहा हूं। तो अब आपके पास ना दो मेथड्स हैं। एक ये कि आप ये देखो कि अगर मैं 30,000 नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करूं पर ऑर्डर, तो मुझे एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? प्लस मैं इसके ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी पे करूंगा, तो टोटल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी आ जाएगी? 1080 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड, क्योंकि भाई ये भी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये भी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, तो परचेज प्राइस भी एनुअल लेकर आनी है। ऑर्डर क्वांटिटी से ना मल्टीप्लाई कर देना, मैं 30,000 से ना मल्टीप्लाई कर देना, 60,000 इन टोटल। अब आपने परचेज की है 60,000 नंबर ऑफ यूनिट, तो आपकी ये परचेज प्राइस कितनी आ जाएगी? 6480,000। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये लें जी, कौन में जीरो कर दी। ओके हो गई है बात, ये बात समझ आ गई है? तो मुझे बताओ अगर इस वैल्यू वैल्यू पे रहूं तो मेरी परचेज प्राइस क्या आएगी? आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दो कि मैं यहां पे क्या वैल्यू लिखूं। परचेज कॉस्ट यहां पे क्या वैल्यू लिखूं, ये आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दें, शाबाश जल्दी करें। जब जाएंगे हम लोग ईओक्यू पर तब ये वैल्यू चेंज हो चुकी होगी और एक यूनिट हमें पड़ेगा इस वैल्यू पर 1104। तो 1104 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, तो वैल्यू क्या आ रही है? आपने ऐसे ही किया था? वाह क्या बात है आप लोगों की। हम लोग यहां पे लिखेंगे डबल डबल सिक्स 24 0
1000। ओके हो गया। अब जाकर इन तीनों को ऐड कर लो। हाँ जी। अब इधर जब तीनों को ऐड किया तो EOQ लेवल पर मुझे टोटल कॉस्ट क्या मिलेगी? 3049। सही है। हाँ, नेक्स्ट बोलें। नहीं, इन तीनों को ऐड करो। 72855। ओके। अब देखो, EOQ लेवल के ऊपर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लो। हम EOQ को ही प्रेफर करेंगे। और जब EOQ पर जाएंगे तो हमें सेविंग कितने की हो जाएगी? 338195 1। अब जब यहां तक पहुंच जाओ तो जाके ये देखना चेंज आ रहा है। 33, हाँ, 81951, कितने का डिफरेंस? 6000 का डिफरेंस आ रहा है। 817 का। क्यों? हमने 450 रखी थी। अच्छा, ये 449 इसने 900 मल्टीप्लाइड बाय 120। अच्छा, उसने ना, नहीं, 320 और ये 12% भी तो उसने लिया है ना। हमने 450 निकाला था, हमने 449.6 निकाला, राउंड ऑफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा हुआ ना, मैंने 900 एग्जिस्टिंग होल्डिंग कॉस्ट मैंने कितनी ली थी? 900, 120, 1080, 108 पर मैंने कैसे कैलकुलेट की? 900 मल्टीप्लाइड बाय 20। जी, अच्छा, बस इसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू आ गया। अच्छा, यहाँ पे वैसे ये राउंड ऑफ की वजह से ये 130। सर, जो ओरिजिनल आंसर था वो भी तो 449.6 ही आया था, हमने फिर राउंड ऑफ करके 450 कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। चलें, बाकी सारी कैलकुलेशन ठीक है ना? वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं है ना? मतलब आप लोगों ने मुझे एक कंप्लीट वैल्यू लिखवा दी थी होल नंबर्स की फॉर्म में। चलें, ओके। क्वेश्चन का सोल्यूशन सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे गौर करें ना, मैंने टोटल कॉस्ट उठा ली। टोटल कॉस्ट कैसे? कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड। मैंने ये टोटल कॉस्ट उठा ली, लास्ट वाली। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखो ना, तो सिर्फ फर्क तो डिस्काउंट का है। ऐसे ही है ना? कि क्या, कि अगर मैं EOQ पे रहता हूं तो मुझे एक यूनिट कितने का पड़ता है? EOQ पर जाऊं तो मुझे एक यूनिट 1080 का पड़ेगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर, सॉरी, EOQ पर जाऊं तो मुझे एक यूनिट पड़ता है 1104 का। EOQ पर जाऊं तो मुझे एक यूनिट पड़ रहा है कितने का? 1104 का। अगर मैं 30,000 पर जाऊं तो मुझे एक यूनिट पड़ रहा है 1080 का। ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई? बेटा, जब 30,000 पे जा रहे हैं तब 900 रुपए के एक यूनिट है, उसके ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी ऐड की तो 1080 का एक यूनिट पड़ गया है। और जब हम लोग EOQ पर थे तो उसने कहा कि डिस्काउंट 8% होगा, तो वैल्यू जब हम लोगों ने फाइंड की तो हमें यहां पर जाकर एक यूनिट 920 का पड़ रहा है, उस पे 20% की कस्टम ड्यूटी, तो 1104 का एक यूनिट पड़ रहा है। तो जो देखो, ये ऊपर वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाय 60,000 है, नीचे वाली वैल्यू ये जो है ये भी तो मल्टीप्लाइड बाय 60,000 है।
क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं है ना। हाँ, फर्क किस चीज का आ रहा है? सिर्फ डिस्काउंट की वजह से। देखो ये टोटल डिस्काउंट आपको कितना पड़ जाएगा, 1104 माइनस 1080 कितने का, ये जो भी है कितना, मल्टीप्लाइड बाय 60,000, क्या 1440,000। तो बेसिकली जब आप लोग ये 30,000 पर होते हैं तब आप लोगों को पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है, तो आपकी कॉस्ट यहां पर डिस्काउंट्स में आ जाएगी। देखो अब इन दोनों टोटल कॉस्ट का जरा डिफरेंस लेना, ये नहीं, जी जी, टोटल कॉस्ट तो गिवन है, 333819 ये तो सेविंग है, ये सेविंग है 338195। डिफरेंस है ना कॉस्ट। हाँ, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस है। अच्छा ये देखो, ये 7285 हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था? अच्छा हाँ सॉरी, इस परचेज कॉस्ट पर आओ, परचेज कॉस्ट, परचेज का इन दोनों के दरमियान जरा डिफरेंस देखो, इन दोनों के दरमियान जरा डिफरेंस देखो, वो रहा। मैं ये अब कैलकुलेशन का एक दूसरा मेथड आपको बता दिया। क्या आपको पता है कि डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट 30,000 पे मिला है या 4635 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करने पर मिला है? ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिला है? ज्यादा डिस्काउंट हमें 30,000 यूनिट को ऑर्डर करने पे मिल रहा है या 4635 पे मिल रहा है? 30,000 पे मिल रहा है, तो डिस्काउंट्स का ही तो फर्क है, उसके अलावा तो कोई फर्क ही नहीं है। तो जो डिफरेंस आएगा कॉस्ट के अंदर, वो कॉस्ट सेविंग 30,000 पर होगी या 4635 पर होगी सेविंग? 30,000। तो 30,000 की जो परचेज प्राइस है वो बेसिकली 1440,000 कम है। तो आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्ट 1440,000 डिक्रीज करके भी लिख सकते हो। ओके, इन्होंने टोटल लिख दिया। अब यहां पर अगर हम लोग जाते तो हम लोग सिर्फ उधर परचेज कॉस्ट का डिफरेंस भी लिख सकते थे, फिर यहां पर कुछ ना आता, क्योंकि उसने मुझसे टोटल कॉस्ट नहीं पूछी कि पूरे साल की टोटल कॉस्ट बताओ, उन्हें तो सेविंग पूछी है ना। तो सेविंग के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, टोटल परचेज प्राइस लिख दो, परचेज कॉस्ट लिख दो, मतलब पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड, जो कि हम लोगों ने किया। अब दूसरा मेथड बता रहा हूं कि भाई जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का है। अगर 30,000 पे जाते हो तो एक यूनिट मिलता है आप लोगों को 1080 का। अगर आप जाते हो 4635 पर तो एक यूनिट मिलता है 1104 पर। तो आपकी दोनों पर यूनिट सेविंग कितनी हो रही है, या 24 रुपीज पर यूनिट सेविंग हो रही है। पर एनम कितने नंबर आप यूनिट मंगवा रहे हो आप, 60,000। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 24, टोटल सेविंग कितने की हो जाएगी, 1440,000 की। तो आप लोग या तो ये है कि इसकी कॉस्ट में ऐड कर दो, या इसकी कॉस्ट 30,000 वाले यूनिट्स की कॉस्ट में से उसको लेस कर दो, क्योंकि इसने कम आना है और इसने। आप ये दोनों वैल्यूज ना लिखो जो हमने लिखी हुई हैं, आप इन दोनों में से या तो 4635 में ऐड कर दो 1440,000, या 30,000 वालों में लेस कर दो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, सेविंग की वैल्यू बिल्कुल सेम है। ओके, ये टोटल कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी फिर, लेकिन सेविंग की वैल्यू बिल्कुल सेम। सर हम फिर एक ही कैलकुलेशन को कर सकते हैं ना, जी, तो इन दोनों में से कोई सी एक करोगे। कॉस्ट तो दोनों निकालनी पड़ेगी, डिफरेंस निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट बेटा अगर टोटल कॉस्ट पूछे तो परचेज कॉस्ट ही फाइंड करना, जैसे किया हुआ है, अगर टोटल कॉस्ट पूछे। लेकिन अगर सेविंग पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप टोटल कॉस्ट ही फाइंड करो, तो जरूरी भी नहीं है कि आप परचेज कॉस्ट इन टोटल फाइंड करो। तो परचेज कॉस्ट का सिर्फ डिफरेंस देख लो, और वो डिफरेंस ड्यू टू डिस्काउंट, और वो 24 रुपए का डिफरेंस पर यूनिट था।
ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि उसने रिक्वायर्ड क्या किया आप लोगों से, तो कैलकुलेशन उसके मुताबिक हो सकती है। अब कोई इशू इधर क्लियर होगी बात? अब आई होप कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 6 वैसे बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, की हुई है। ओके, अच्छा, अब आपकी जो होम असाइनमेंट्स में आ रही हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 होम असाइनमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 अभी नहीं करनी आप लोगों ने, वो मैं खुद आपको करवाऊंगा। 8 एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी होम असाइनमेंट है। 7 9 नाम बता दो कि पांच नाम है। और 10 भी करोगे? 10 करना है? 7 9 एंड 10। 7 9 एंड 10 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।